बुलंद हो तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है, वरना रस्सी यूं ही नहीं पत्थर पर निशान बना देती। आज हमारी पॉडकास्ट में है बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता, समाज सेवी, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, हौसलों से सरोकार श्री अनुराग शर्मा, और आप हैं राइट चॉइस टीवी पॉडकास्ट पर। आपका बहुत बहुत स्वागत। राजनीति में आने का इंटरेस्ट कैसे हुआ? देखिए मैडम, मैं एक बहुत सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ और 2014 के अंदर मैंने राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय आप प्रेसिडेंट हैं? जी मैडम, मैंने वहाँ एडमिशन लिया। जी। उसके बाद में कहीं ना कहीं मैंने वहाँ देखा कि लोग इलेक्शन, छात्र राजनीति में इलेक्शन होते हैं, छात्र संघ चुनाव, तो मैंने देखा कि बहुत बड़े स्तर पर लोग बड़े बड़े तरीके से चुनाव लड़ते थे, कोई करोड़ रुपये, कोई 2 करोड़ खर्च कर रहा है। मेरे अंदर ये भावना उस टाइम प्रकट हुई कि यार इतना पैसा तो है नहीं अपने पास, तो कैसे क्या कर सकेंगे अपन। तो धीरे धीरे मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है अपन कर्म करते हैं। मेरे लगा हुआ टाइम लोगों से कनेक्टिविटी हुई, छात्रों की मैं मजबूरी देखता था, लोगों के काम नहीं हो पाते थे, परीक्षा नियंत्रक में मार्कशीट लेने के लिए उनको परेशान होना पड़ता था। सुबह 7 बजे लाइन में लगते थे, शाम को 4 बजे तक लाइन में लगे थे। तो मेरे अंदर भावना है कि क्यों ना अपन उनका एक नेतृत्व करें। तो मैंने 2014 में छात्र राजनीति में प्रवेश किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन, जो कि छात्रों का सबसे बड़ा संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उससे मुझे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्र इकाई के अंदर विश्वविद्यालय में काम किया। उसी समय से कहीं ना कहीं मैं धीरे धीरे काम करता चला गया और 2017 के अंदर विश्व के सबसे बड़े संगठन एबीवीपी ने मुझे अपने टिकट से नॉमिनेट किया और मैंने 132 वोटों से वहां पर विजय प्राप्त। वेरी गुड। बीजेपी ही क्यों? बीजेपी एक ऐसा संगठन है जो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की बात करता है और हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले हुए हैं, जो कहीं ना कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यही सिखाते हैं कि ज्ञानशील एकता, कहीं ना कहीं एक छात्र के अंदर किस प्रकार से ज्ञान का संचार हो सकता है, एकता कैसे डेवलप हो सकती है। कहीं ना कहीं समाज के अंदर हम देखते हैं कि क्षेत्रवाद, जातिवाद ये बहुत ज्यादा हावी होता है। तो हमें ये चीजें सिखाई गई शुरू से ही कि ज्ञानशील और एकता, ये हमारा मूल मंत्र था। स्वामी विवेकानंद जी हमारे प्रेरणा स्रोत थे, तो हमने उसी तर्ज पर काम करना शुरू किया और कहीं ना कहीं जब सक्रिय राजनीति में हम लोग आए तो उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो काम करती है। उनका भी ये मूल मंत्र है कि राष्ट्रवाद प्रथम है, बाद में सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से बीजेपी से जुड़ने का सौभाग्य हुआ। क्या हिंदू राष्ट्र के समर्थन में? बिल्कुल है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कहीं ना कहीं पूरे विश्व के अंदर जब हम सब लोग देखते हैं कि अनेक प्रकार की संस्थाएं काम कर रही है, अनेक प्रकार से इस्लामीकरण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर हिंदू राष्ट्र 100% बनना चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन समर्थन पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र को हमारा हमेशा है। अब मैं चौमू की बात करती हूँ। हम देखते हैं आप बहुत चौमू के विकास के लिए दिन रात लगे रहते हैं और चारों तरफ आपकी बड़ी लोकप्रियता देखने को मिलती है। तो कुछ सवाल ऐसे हैं कि जैसे चौमू की साफ सफाई, ये थोड़ा मुद्दा है। कचरा डिपो बना हुआ है और चौमू शहर की भी सफाई का थोड़ा सा कहीं अभाव देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है कि आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने पिछले 2 महीने पहले जो कचरा डिपो का मामला है उसके बड़े स्तर पर उठाने का काम किया। यहाँ के जो भी क्षेत्र के बड़े नेता हैं उन लोगों को भी अवगत कराने का काम किया और आने वाले समय के अंदर हमने जो हमारे नगरीय परिषद के बड़े अधिकारी है, ईओ साहब है या अन्य जो भी अधिकारी हैं, उन लोगों को हमने एक बार अवगत करा दिया है कि कुछ दिनों के अंदर ये जो कचरा डिपो है इसका समाधान हो। क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए भी है कि उस कचरा डिपो के अंदर प्रतिदिन 200 से ज़्यादा गौ माता उस कचरे को काटकर वह खत्म हो रही है। और कहीं ना कहीं ये प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ के नेताओं के लिए कि बाईपास जो चौमू से पूरे भारत के लोग निकलते हैं तो वो उस कचरे डिपो को देखते तो उनको बड़ा दुख होता है। चौमू में बॉलीवुड स्टार्स भी आना स्टार्ट किए हैं, वो चौमू में घूमते हैं, वो क्या देखेंगे? ये बड़ा दुर्भाग्य है चौमू का। और आने वाले समय के अंदर हमें आश्वासन दिया गया कि चौमू नगर पालिका में अधिकारियों की भी कमी है। यहाँ पर IN JN की जो पोस्टेज है वो भी खाली चल रही है और हमें ये आश्वासन दिया गया कि आने वाले समय के अंदर जैसे IN JN यहाँ बैठना शुरू करेंगे उसके बाद में हम लोग इसका समाधान करेंगे। अगर ये लोग समाधान नहीं करेंगे तो आने वाले समय के अंदर हम बहुत ही मजबूती से
नगर परिषद के सामने धरना देंगे और धरना देकर के इस मुद्दे को उठाएंगे, इसका समाधान जल्द करेंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम मुद्दे को उठाकर उसका समाधान नहीं करवाएं। आज तक जो भी हमने आंदोलन किए हैं उसके लिए कितना ही संघर्ष करना पड़े, पुलिस की लाठियां खानी पड़े, हम पीछे नहीं हटते हैं। हमने हर आंदोलन को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है और आने वाले समय के अंदर इस कचरा डिपो का भी समाधान हम करवाने का काम ये करेंगे। समाधान होना चाहिए, क्योंकि बातें तो बहुत कुछ हो जाती है। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, आपने बताया कि शहर के अंदर भी गंदगी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हाँ। इसका समाधान होना चाहिए। हम लोग भरकर प्रयास कर रहे हैं इसका समाधान, तो उच्च अधिकारियों से भी लगातार हम समझे। जम्मू का सौंदर्यीकरण विश्व में प्रसिद्ध है, इतना यहाँ शूटिंग वगैरह होती है। एक जम्मू के जो चारों द्वार है, इसका कोई मॉडिफिकेशन होता ही नहीं है। देखिए, इसका मुद्दा पिछली बार भी जब कांग्रेस सरकार थी तो हम लोगों ने उठाया था और यहाँ के जो नगर परिषद के सभापति है उन्होंने पैसे भी आवंटित किए थे चारों द्वारों के, लेकिन ये काम हो नहीं पाया। धरातल पे काम होना बहुत बड़ी बात होती है, कागजी कार्रवाई करना एक बहुत आसान बात होती है। तो इसके ऊपर भी हम धीरे धीरे प्रक्रिया दी है, अधिकारियों के लगातार संपर्क में और आने वाले समय के अंदर हम प्रयास करेंगे। क्योंकि आपने भी कहा कि चोमू का नाम कहीं ना कहीं पूरे विश्व में फेमस है। चोमू पैलेस जहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ गए, सामोद का पैलेस जो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के अंदर ऐसा आपको पैलेस नहीं देखने को मिलेगा। आप अक्षय जाएंगे, कुमार जी ने अपने गाने का लॉन्चिंग यहाँ से किया, सोचो कितना फेमस है। ये बहुत बड़ी बात है और भी लगातार विकास की ओर अग्रसर है। चोमू पैलेस हो, सामोद पैलेस हो, इसके अलावा भी अन्य लगातार यहाँ पर जो भवन निर्माण है वो अच्छे तरीके से चल रहे हैं। पुरानी जो गतिविधियां है उनके हिसाब से उनका निर्माण किया जा रहा है। तो चोमू लगातार डेवलप हो रहा है और हम भी प्रयास करें कि चारों द्वार जो है जल्दी से जल्दी बने, कि यहाँ का सौंदर्य जो है आने वाले सेलिब्रिटीज भी महसूस करें कि हम बहुत अच्छे शहर के अंदर हैं। ये चोमू में पानी की समस्या भी बड़ी ज्वलंत समस्या है। हमने पहले भी एक दो नेताओं से पूछा है, चिट्ठी को चलाया है क्या नहीं चलाया, कभी कुछ सुधार हुआ नहीं। देखिए, सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय ये है कि अब की बार जो बजट प्रस्तावित किया आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने, तो उसमें उन्होंने पैसे स्वीकृत किए DRDO में। अच्छा, कहीं ना कहीं जो बिसलपुर परियोजना अग्रवाड़ा तक आ चुकी है उसको चोमू तक किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाए, इसके लिए उन्होंने हमारे जलदाय मंत्री जी ने भी इसके लिए पैसे आवंटित कर दिए हैं। और आने वाले समय के अंदर इसकी खोज की जा रही है कि किस प्रकार से चोमू की जनता को बिसलपुर का पानी पिलाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हम सबके लिए। और आने वाले समय के अंदर अगर ये क्रियान्वित हो जाती है तो मैं अतिशोक्ति नियोगी कहते हैं मुझे कि चोमू के अंदर जो पानी की व्यवस्था है वो बहुत ही तेज गति से और बहुत ही जल्द इसका निराकरण हो जाएगा। और इसमें मैं तो एक सुझाव भी देना चाहूँगा मैं कि चोमू के अंदर सामोद की पहाड़ियाँ और हमारा जो विश्व प्रसिद्ध सामोद मंदिर है, इसके अंदर सामोद की पहाड़ियों में इतना पानी आता है कि अगर सरकार यहाँ के जो भी प्रबुद्ध अधिकारी हैं वो ध्यान दें तो सामोद की पहाड़ियों के अंदर और हमारा जो विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर है, मालेश्वर नाथ का जो मंदिर है, उन पहाड़ियों में इतना पानी आता है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर उसका संचयन कर लिया जाए तो चोमू ही नहीं आसपास की 10 विधानसभाओं को चोमू पानी पिला सकता है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। तो इस पर भी बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए। क्योंकि पहले भी हमने देखा चोमू के अंदर पहले बावड़ियाँ थी, नदियाँ थी, वो सब तो विलुप्त हो गई। उनको पुनर्जीवित करेंगे अगर ये लोग तो पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, ये मेरा भी सकता है। एक चोमू में बॉयज कॉलेज नहीं है, शायद आपको पता होगा, वो होना चाहिए। बॉयज कॉलेज में होना चाहिए, इसकी भी हम मांग करेंगे। माना कि काला डेरा में है पर चोमू में होना चाहिए। चोमू में होनी चाहिए, इसके लिए प्रयास करेंगे। अब सब लोग मिलकर गर्ल्स कॉलेज को चोमू में है लेकिन बॉयज कॉलेज नहीं है। या तो कोई कॉलेज हो चोमू के अंदर, दोनों साथ पढ़ सके, या बॉयज कॉलेज हो, इसके लिए भी आने वाले समय के अंदर हम सब लोग मिलकर अथक प्रयास करेंगे। गर्ल्स सीनियर स्कूल्स की कमी है। चोमू गर्ल्स सीनियर में आस-पास के बच्चे आते हैं, उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स सीनियर स्कूल्स भी खुलने चाहिए। देखिए, गर्ल्स की तो बहुत बड़ी समस्या है, आप सही कह रहे हैं। सेकेंडरी स्कूल हो गए, मिडिल हो गए, सीनियर स्कूल कम है। सीनियर स्कूल भी करना, और ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि जिस प्रकार से हम समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं कि बेटियों पर किस प्रकार से कुठाराघात हो रहा है। कहीं ना कहीं चलती गाड़ी में बच्चों से रेप हो जाता है। परसों मैंने मामला देखा कि सिक्कर के जो वहाँ पर कट है, सिक्कर वहाँ बच्ची कटी थी कोचिंग पे जाने के लिए, उसको बदमाश उठा कर ले गए। तो ये बहुत बड़ी, आप सही कह रहे हैं, इसका मैं समर्थन करता हूँ और ये होनी चाहिए, इसका हम समर्थन भी करते हैं। देखते हैं आप काफ़ी बालिकाओं के लिए आप गरीब बेटियों की शादियाँ करवा रहे हैं, मायरे करवा रहे हैं,
इसलिए आपका भी इस तरफ ध्यान चाहूंगी मैं। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं हो। विगत 8 वर्षों में आपने इतने जनता के लिए काम किए हैं, उनमें से कुछ हमें हमारे पॉडकास्ट में आप बताइए। देखिए मैडम, सबसे बड़ा काम जो हम लोगों ने किया 2018 के अंदर मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या आई कि खेजरोली से जो डेबरिया बोर्ड सड़क आती है उस पर प्रतिदिन 5-10 एक्सीडेंट होते थे और लोगों की मौत हो जाती है। कोई संभालने वाला नहीं था, कोई रखा नहीं। लोगों ने मुझे अपनी पीड़ा बताई, मैंने अधिकारी के समकक्ष अपनी बात रखी, समाधान नहीं हो पाया। हम लोगों ने जो स्टेट हाईवे है उसको जाम किया, प्रशासन की सांसें खोलने को मजबूर की वहाँ पर, और 10 दिन के अंदर उस रोड का काम शुरू कराने का काम किया। वो हमारे लिए स्वर्णिम एक अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद में कोविड का दौर आया। कोविड के दौर के अंदर ऑक्सीजन का जो मुद्दा था वो बहुत तेज गति से चल रहा था। चौमुं की जनता ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही कर रही थी। धोबड़ाई के अंदर ऑक्सीजन फैक्ट्री होते हुए भी वहां पर जनता को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि वो जो ऑक्सीजन फैक्ट्री थी उसके बाद ना कोई पेड़ था। अगर कोई व्यक्ति ऑक्सीजन लेने जा रहा था वहां पर तो 10 से 12 घंटे उसको एक सिलेंडर लेने में लग रहे थे, और वो बड़ी धूप के अंदर वहां खड़ा रहता था, वो खुद भी बीमार हो जाता। मुझे ये पीड़ा लोगों ने बताई, मैंने यहाँ के अधिकारी को कहा, कोई सुध नहीं किसी ने। मैंने सब जो सरपंच थे आसपास के सब लोगों से कनेक्टिविटी बनाकर भोगड़ा ऑक्सीजन फैक्ट्री पर एक ऐतिहासिक धरना देने का काम किया। तत्काल उस टाइम के जो हमारे एसपी साहब थे, डीवाईएसपी थे, सब लोगों ने मुझे कहा कि अनुराग जी, धारा 144 से आप इस प्रकार से नहीं कर सकते। मैंने एक ही चीज कही थी उस टाइम कि आप मुझे जेल में डालो, पुलिस की लाठियां मारो, लेकिन मेरी जनता जो है वो त्राही त्राही नहीं करनी चाहिए। ऑक्सीजन फैक्ट्री होते हुए उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। अधिकारियों ने भी गंभीरता से मेरी बात को लिया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि 3 दिन बाद में जो लापरवाही कर रहे थे अधिकारी उनको वहां से हटाया गया, अच्छे अधिकारियों को लगाया गया, और ऑक्सीजन जो 12 घंटे में मिल रही थी वो मात्र 1 से 2 घंटे में मिलना शुरू हुई, और हजारों लोगों को हमने वो ऑक्सीजन दिलाने का काम किया। उसके बाद में हमने देखा कि गौशालाओं के अंदर गौ माता बेचारी भूखी मर रही है। गौशाला वाले लोगों ने मेरे से संपर्क किया कि भाई साहब, हम गौशाला तो चला रहे हैं, सरकार का अनुदान टाइम पर नहीं आ पाता, अब हम सब लोग क्या करें। तो हम लोगों ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम बैठे हैं कुछ सोचते हैं। मेरी टीम से मेरी सबसे बड़ी मजबूती यही है मैडम कि मेरी टीम बहुत मजबूत है। टीम ने मेरा साथ दिया। मैंने केवल एक बात रखी कि यार हर महीने की एक 4 की गाड़ी जो है वो अपने को गौशाला में लगवानी चाहिए। सब लोगों ने एकजुट होकर मेरा समर्थन किया, और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है मैडम कि पिछले 7 महीने से लगातार 7 गाड़ियां चौमू विधानसभा की अलग अलग गौशालाओं में जहाँ वास्तव में आवश्यकता है वहां पर हमने डलाने का काम किया। उसके बाद में तीसरा मुद्दा हमारे सामने आया। कुछ मेरी टीम के लोग थे, हम बैठे थे तो वो लोग बड़े पीड़ित थे, मन में अंदर अंदर घुट रहे थे। मैंने कहा यार क्या बात है, बताइए आप लोग। तो उन्होंने कहा कि यार भाई साहब, आप इतनी समाज सेवा कर रहे हैं, एक काम आप इसमें और छोड़िए कि गरीब बच्चियां जिनके माता पिता नहीं है, अनाथ है, जो वास्तव में गरीब है, उन बच्चों की कोई सुध लेने वाला नहीं है, उनकी शादी नहीं हो पाती है, मजबूरी में उनको ऋण के प्रकार कर्जा लेकर के परिवार को अनेकों संकटों से गुजर के शादी करनी पड़ती है। तो क्यों ना जब टीम वर्क अपने पास है तो अपन ये काम भी शुरू करें। तो मुझे मैडम बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने मेरी पूरी टीम के सहयोग से पिछली जो 13 तारीख थी उसको हमने 2 गरीब बच्चों की शादी करने का काम किया, और हमने ये संकल्प लिया कि चौमू विधानसभा के अंदर प्रथम बार में 100 ऐसी गरीब बच्चियां जिनके माता पिता नहीं है, या तो वो अनाथ है या वास्तव में वो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन 100 गरीब बच्चों की शादी कराने का काम हम करेंगे। इस प्रकार की एक्टिविटीज हम लगातार कर रहे हैं। चौमू के अंदर कोई भी ऐसा मुद्दा होता है, अभी 10 दिन पहले आपने देखा होगा 10 कॉलेज के अंदर बच्चियां केवल 2 मिनट लेट हो गई एग्जाम में, यहाँ के नकारा प्रशासन ने, कॉलेज प्रशासन ने उनकी एग्जाम नहीं ली। मैं मौके पर गया, मैंने पूरी मजबूती से उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया, और कहीं ना कहीं बच्चियों को भविष्य में राहत मिले इसके लिए हमने प्रयास किया। तो हमारा एक लक्ष्य है कि कहीं ना कहीं समाज के हित में जो अंतिम पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी मदद करें, ये जीवन का सबसे सर्वप्रथम लक्ष्य है। उन्हीं की मदद ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छा आपने, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने इतने इतने नेक काम किए हैं। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद ही न आने दे।
क्या एमएलए बनने का सपना है? मैडम ऐसा कोई सपना नहीं है मेरा। मेरा सपना यही है कि चोमू की जनता के अंदर पूरी मजबूती से उनकी सेवा करता रहूं, क्योंकि राजनीति जो है वर्तमान समय के अंदर राजनीति का स्तर इतना गिरता जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोग जाति के दम पर, पैसे के दम पर, क्षेत्रवाद के दम पर राजनीति में आते हैं। रील्स का जमाना आ गया, रील्स बनाई, सोशल मीडिया पे डाली और अपने आप को नेता शो कर देते हैं। उसमें सत्यता कितनी है वो नहीं। लेकिन मैडम मेरा लक्ष्य ये है कि मैं ऐसा काम करूं, चोमू की जनता के अंदर रहकर जो वास्तव में रियल गरीब लोग हैं, शोषित है, पीड़ित है, अंतिम छोर पर जहां पर नेता नहीं पहुंच पाते हैं, हमने एक मुहिम बहुत शुरू की थी अभी कि जो झुग्गी झोपड़ियों में और चोमू के फुटपाथों पर जो लोग रहते हैं उनके खाने की व्यवस्था भी हमारी टीम हर महीने जितना हो सकती है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन करती है। ईश्वर ने अगर हमें योग्य बनाया तो ये लक्ष्य है हमारा कि 30 के 30 दिन हम उन गरीब लोगों के लिए चोमू के अंदर भवन बनाए और दोनों टाइम सुबह और शाम उनके खाने की व्यवस्था निःशुल्क करें। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रीम है मेरा और मुझे कंफर्म विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर इस काम को भी हम जल्दी अचीवमेंट कर देंगे। हमारी सहयोग अच्छा मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, लोगों का सहयोग भी है, टीम का सहयोग भी, चोमू की जनता का सहयोग भी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि जनता का सहयोग नहीं मिल रहा, कोई भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं समाज में तो जनता का सहयोग भरपूर मिलता है। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कोई भी पोस्ट करता हूँ तो तत्काल प्रभाव से लोग हमारी मदद के लिए आगे आते हैं। मैंने पिछले 10 वर्षों में लगभग 15 से 20 रक्तदान शिविर मैडम लगवाए हैं। लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों को मैं रक्तदान दिलवा चुका हूँ और जब भी आवश्यकता पड़ती है रात को 2 बजे भी अगर मेरे पास किसी भी व्यक्ति का फोन आ गया, मेरे पास नंबर सेव नहीं है कि अनुराग जी मुझे ब्लड की आवश्यकता है, मैंने मेरे जीवन के अंदर उसको जाति, मजहब, धर्म नहीं पूछा, क्षेत्र नहीं पूछा, मैंने उसकी मदद करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के काम हम कर रहे हैं। एमएलए बनना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम किस प्रकार से जनता की सेवा कर सकते हैं और जो व्यक्ति सेवा करता है, मजबूती से काम करता है, धरातल पर रहकर लोगों से जुड़ाव रखता है, ईश्वर भी कहीं ना कहीं उसकी मदद भविष्य में जरूर करता है। आप तो बीजेपी में काफी समय से एक कार्यकर्ता के रूप में अच्छे कार्य कर रहे हो, तो बीजेपी लहर होते हुए भी चोमू विधानसभा क्षेत्र में सीट को हारना पड़ा। देखिए क्या कारण मैडम, है? चोमू की सीट की मैं आपको बात बताऊं तो मैंने गुदने विधायक की तैयारी की थी पिछली बार और जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो मेरी टीम ने, सब लोगों ने मुझे एक सुझाव दिया। मेरी टीम सर्वप्रथम मेरे लिए मेरी टीम है, बाद में मेरा फर्स्ट मेरी टीम, सेकंड में टीम ने मुझे कहा कि अनुराग जी आप चुनाव लड़ेंगे, 10, 20, 30 हजार जो भी अपने वोट है वो अपन ले लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपना उद्देश्य है कि राष्ट्रवाद मजबूत होना चाहिए और राष्ट्रवाद जब मजबूत होगा जब अपन लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। तो कहीं ना कहीं सब लोगों से विचार विमर्श किया तो सब लोगों ने कहा कि आपको रामलाल जी शर्मा का समर्थन करना चाहिए। रामलाल जी से भी मेरा लगातार कनेक्टिविटी रही, संपर्क रहा, हमने बैठ के बातचीत करी और हमने लगभग 2000 युवाओं के साथ रामलाल जी को समर्थन देने का काम किया। 1 महीने तक पूरी टीम लगातार क्षेत्र में सक्रिय रही और मैं दावे से कह सकता हूँ उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है कि रामलाल जी को 10 से 15,000 वोट हमारी टीम ने दिलाने का काम किया। लेकिन चुनाव हारने का जो सबसे बड़ा कारण रहा वो ये रहा कि कहीं ना कहीं इस चुनाव के अंदर जो जातिवाद था वो अपने चरम पर था और कहीं ना कहीं महिला सीट होने के कारण भी, महिला को सीट मिलने के कारण भी कुछ इफेक्ट पड़ा। तो ये सब कारण रहे, फिर भी रामलाल जी वर्तमान परिस्थिति के अंदर पूर्व विधायक है, ठीक काम कर रहे हैं, जनता के बीच में है, जनता के मुद्दों में लड़ रहे हैं। अच्छे संबंध है उनसे, मेरे अच्छे संबंध है, मेरे मित्र है, बड़े भाई है, अच्छा काम कर रहे हैं, उनका सम्मान करते हैं और जो भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करेगा जनता के अंदर हम उनका पूरा ईमानदारी से सम्मान करेंगे, समर्थन करेंगे और कहीं ना कहीं पूरी मजबूती के साथ निस्वार्थ भाव से हमारी टीम ने उनकी मदद की। अंकों की गणित में भले ही वो हार गए हो लेकिन बहुत अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा। इतना टफ चुनाव इस चोमू विधानसभा में आज तक मैंने नहीं देखा। मैंने भी 2-3 चुनाव यहाँ देख लिए मैडम, लेकिन ये इतना टफ चुनाव था कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये सब बहुत ज्यादा हावी थे, फिर भी बहुत अच्छा चुनाव रहा। लोगों से उनका जुड़ाव था, कनेक्टिविटी थी, बहुत अच्छे वोट वो लेकर गए और कुछ एक वोटों से वो चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं ये अंकों की गणित है, इसमें हार जीत चलती रहती है। राम जन्मभूमि भूमि के बारे में पूछना चाहूंगी। राम मंदिर बन गया है ईश्वर की कृपा से, तो मंदिर बनने के बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो नहीं गए हैं दर्शन करने, उनके बारे में तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि उनका एक बहुत बड़ा धन्यवाद है।
ये उनका इस प्रकार से दुर्भाग्य है कि जो श्री राम लल्ला एक टेंट के अंदर जिन्होंने इतने दिन बिताए, ये कहीं ना कहीं पार्टियों से ऊपर उठकर ये मुद्दा था। ये मुद्दा हिंदू का सबसे बड़ा मुद्दा था कि जिस व्यक्ति ने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, उसके आराध्य देव होते हैं भगवान श्री राम। हम जब किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं राम राम से। तो राम का नाम को स्मरण करने मात्र से ही हमारे संकट दूर हो जाते हैं। तो मैं तो उन लोगों का दुर्भाग्य ही मानूंगा कि जो दर्शन नहीं करने गए, मैं तो सुझाव दूंगा उनको कि कहीं ना कहीं पार्टीवाद से ऊपर उठकर आप लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टी ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब लोगों ने मिलकर, जजों ने मिलकर कमेटी बनाकर इसका निर्णय लिया है। तो ये बहुत अच्छा मुद्दा है। यहाँ तो हर व्यक्ति को दर्शन करने जाना चाहिए, मेरा ये व्यक्तिगत पार्टी आला कमान नाराज न हो जाए इसलिए तो करते हैं। ये अपनी अपनी सोच है, उनकी पार्टियों का मामला है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी जाना चाहिए। अगर आप ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर में आप वहाँ कोई पार्टी नहीं देखी जाती ईश्वर के सामने। देखिए, मैं तो यही कहूंगा, जो व्यक्ति इस प्रकार के काम करते हैं, ईश्वर भी उनको कर्मों का फल देता है। अभी आप देखिए कितने राज्यों में चुनाव हुए, इन पार्टी की क्या स्थिति रही। ये कह रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी, दिल्ली के अंदर बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि 7 जन्म में मोदी जी चुनाव नहीं हरा सकते। तो ओवर कॉन्फिडेंस व्यक्ति को मारता है, और ईश्वर में जो आस्था रखता है और अपने वोटों के ध्रुवीकरण के कारण अगर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है, तो ये उनका दुर्भाग्य है। और इसको दुर्भाग्य ही मानूंगा कि वो लोग लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, तो ये ईश्वर की कृपा उन पे नहीं होती। चौकों की ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में आपके कोई प्रयास है? देखिए मैडम, ये अच्छा मुद्दा आपने मुझे बताया। हमारे यहाँ पर 2019 की बात है, जब हमारे मीणा जी थे, वो DISP आए थे यहाँ पर, मुझे आज भी अच्छे से याद है। तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक की स्थिति खराब होती थी चौकों की। तो कुछ लोगों ने मुझे उस टाइम भी कहा कि अनुराग जी, ट्रैफिक लाइट यहाँ होनी चाहिए। 2019 में मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने पहला ज्ञापन यहाँ की DISP थे मीणा जी, तो अभी आगे थे कुछ दिनों पहले, उनको मैंने देने का काम किया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि यार आप एक बार जो तत्कालीन SDM उनको दीजिए। हमने SDM को भी वो ज्ञापन किया, और ईश्वर की कृपा रही कि हमने जो ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन पर त्वरित कार्रवाई होते हुए 20 दिन के अंदर दोनों ट्रैफिक लाइटें लग गई। तो ये मैं तो ईश्वर की कृपा ही मानता हूँ कि कोई बड़े नेता तो नहीं है, तो सामान्य परिवार के जिनमें संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष के दम पे आगे बढ़े हैं। तो ये हमारा काम हुआ। उसके बाद में बहुत हद तक अब कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था सुधरी है, और आने वाले समय के अंदर जयपुर जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी है, उन्होंने भी संज्ञान लिया है। अब लगातार हमारे थाना मोड़ पे जो ट्रैफिक पुलिस की चौकी होती है, वो स्थापित कर दी गई है। उस चौकी के अंदर भी जो बेड की व्यवस्था होती है, कुर्सियों की व्यवस्था होती है, हमारी टीम ने करवाई है मैडम। और ये प्रयास हम लगातार करेंगे कि जो बड़े साधन है, जैसे जयपुर के अंदर नियम है कि सुबह 9 बजे बाद में बड़े साधनों की एंट्री बंद हो जाती है, तो चोमू के अंदर भी अगर ये नियम बन जाएगा, बड़े ट्रक, बड़े बसें जो है वो चोमू के अंदर एंट्री नहीं करेगी, तो और भी रिलीफ यहाँ पर जनता को मिलता है। खेल स्टेडियम में भी आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, उसके बारे में बताइए। मैडम, खेल स्टेडियम में मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ। 2017 से हम लोग खेल स्टेडियम में घूमते थे, छोटे छोटे पौधे हम लोग लगाते थे, वहाँ पर जो लोग थे मदद भी करते थे, लेकिन उनका बढ़ावा नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने, हमारे SHO प्रदीप जी शर्मा, उनका विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। वो वहाँ घूमने आते थे, हम लोगों के मन में पीड़ा थी। हमारे अच्छे मित्र प्रदीप जी को भी हमने कहा कि यार बहुत सी पौधे लगने चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं जनता को आने वाले समय में बहुत बड़ा रिलीफ होगा। हम लोगों ने, जो भी टीम के लोग थे, सब लोगों ने वहाँ कचरा उठाने का काम किया, और प्रदीप जी ने उस समय 400 से ज्यादा पौधे राजस्थान के बाहर से लगभग 10-15 फुट के पौधे हमें देने का काम किया। 400 पौधे उन्होंने दिए। सोशल मीडिया पे मैंने मुहिम चलाई, 350 से ज्यादा पौधे सोशल मीडिया की मुहिम को देखकर चोमू की जनता में जो सक्रिय भूमिका रखते हैं, उन लोगों ने हमें दिए। लगभग 800 पौधे हमने लगाने का काम किया। 800 पौधों के अंदर हमने 450 से ज्यादा पौधे वहां जीवित कर रखे हैं। तो आपको जानकर बड़ा गर्व होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आपको भी वहां आना चाहिए कि 450 पौधे वहां जीवित कर आने वाले समय के अंदर 2 साल में वो पौधे अपने अंतिम रूप में आ जाएंगे। और जब चोमू की जनता वहां घूमने निकलेगी, मैं कह रहा हूँ जिन जिन लोगों ने मदद की है उनको इतनी दुआएं मिलेगी कि व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि एक जगह 450 पौधे होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वापस से आपने संभव मंदिर के बारे में चर्चा की, उसी पे ये जो रोपवे है ये कब चालू हो सकता है? रोपवे के लिए
पूर्व विधायक रामलाल जी अपने स्तर में प्रयास कर रहे हैं। हमने उनको भी कहा पिछले 5 सालों के अंदर 4 से 5 बार हम लोग ज्ञापन भी दे चुके, कलेक्टर को भी ज्ञापन दे चुके, एसडीएम को भी ज्ञापन चुके, और कहीं ना कहीं इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एनओसी की दिक्कतें आ रही है, डॉक्यूमेंट की दिक्कत आ रही है। वो डॉक्यूमेंट की दिक्कत अगर पूर्ण हो जाए तो ये चालू हो जाए, ये चालू होना भी चाहिए, क्योंकि मेरी भी बहुत बड़ी आस्था ऐसी क्या दिक्कतें आ रही है 2-3 साल से देखिए मैडम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, जहाँ तक मैंने राजनीतिक अनुभव किया है कि सबसे ज्यादा स्ट्रगल अगर किसी व्यक्ति को करना पड़ता है किसी भी व्यापार में तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में करना पड़ता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एनओसी हो गई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के काम हो गए, बहुत निम्न गति से चलते हैं, धीरे 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 चलते हैं, तो इसमें समय लगता है। मेरी बहुत बड़ी आस्था सामुदायिक अनुमति है। सबकी आस्था का मैं मैडम 6 साल से लगातार मंगलवार को जा रहा हूँ। मुझे पीड़ा भी होती है जब बूढ़ी बूढ़ी दाद की आवाज चलती है, सांस फूल जाता है। पिछले दिनों में तो 4-5 नए बच्चों की भी आकस्मिक दुर्घटना में मौत भी हो गई बात, तो ये कहीं ना कहीं पीड़ादायक है और ये जल्द चालू होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं तो सरकार से आग्रह करूंगा कि तत्काल प्रभाव से जो भी दिक्कतें आ रही है उनका समाधान करवाते, क्योंकि जब सरकारें चाहती है तो कोई बड़ी अतिशोक्ति नहीं होती। अगर भजन लाल जी स्वयं इसको संज्ञान में लेंगे तो बहुत जल्दी ये चालू हो सकता है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं तो निवेदन करूंगा कि इसको जल्द से जल्द चालू होना चाहिए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। अभी अभी वक्फ बोर्ड का बिल पारित हुआ है, उसके कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार? वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है उसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की आड़ के अंदर जिस प्रकार से जमीनों पर कब्जा किया गया, जिस प्रकार से हिंदुओं का शोषण किया गया, और वक्फ बोर्ड के नाम से पूरे देश के अंदर हजारों करोड़ों बीघा जमीन को आवंटित करवा दिया गया, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। लीगल प्रोसेस इसके अंदर होनी चाहिए, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और ऐसी जमीनें जिन पर कब्जा किया गया वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र होनी चाहिए। इसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को समय दिया, और हमारे चैनल की तरफ से हमारी यही शुभकामनाएं रहेगी कि आप निरंतर राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।